Anybody can be a lawyer, but not an advocate. यस यस Okay, okay. एलोबरेशन में दो चीजें तो बहुत ही कॉमन है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिविल के अंदर भी आते हैं, क्रिमिनल के अंदर भी आते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सटॉर्शन के लिए किडनैपिंग केस है, वो किस में आएगा? वो भी क्रिमिनल क्रिमिनल में ही आएगा। अगर इस ऑफेंस को करते करते कोई ऐसा भी ऑफेंस खारिज कर देता है जिसकी वजह से किसी को चोट पहुंच जाए, किसी को और ज्यादा हानि हो जाए, तो वो ऑफेंस का जो 3 साल है पनिशमेंट, वो 3 साल से ऊपर बढ़ जाता है। जब उन्होंने इसका पूरा जांच कराया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा कोर्ट चल रहा है जो कि कोई वैलिडिटी नहीं रखता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं रखता, और उस पे 4 लोग बैठ के पूरा कोर्ट को डिसाइड कर रहे हैं। बोगस कोर्ट। बोगस कोर्ट। सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट के हिसाब से ही कुलदीप सिंह सेंगर को इस तरीके की सजा सुनाई गई। तो कहीं ना कहीं जो समाज में कानून के रक्षक हैं, अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे किसी महिला की इज्जत बचाई जा सकती है कोर्ट के माध्यम से या किसी अन्य चीजों के माध्यम से। Every crime has a story, and every story has its two sides. Today, on The Power of Grace with Garima, we bring you the voice that defends one of them. Please welcome Advocate Vishal Singh Chandel. Thank you so much for joining us today, sir, and we welcome you on our show, The Thank Power you. of Grace with Garima. थैंक यू सो मच। So, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में व्हाट इज द हायरार्की, कि ये कैसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट, बैरिस्टर, लॉयर, इन सब में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जब आप एडवोकेट एक्ट को देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि जिसको लॉ की डिग्री है, जो सिर्फ लॉ की डिग्री रखता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता, वो लॉयर होता है। जो लॉ की डिग्री के साथ प्रैक्टिस करता है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ द इंडिया, तो उसे एडवोकेट कहते हैं। और जो बैरिस्टर या अटॉर्नी जो टर्मिनोलॉजी है, ये आज़ादी के पहले यूज की जाती थी और ये इंग्लैंड से आई हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में वकीलों को लोग बैरिस्टर और अटॉर्नी कहते थे। तो आज भी ये एडवोकेट्स के लिए उपयोग होता है। इसके लिए कोई अलग से सेगमेंट नहीं है या फिर उनका कोई अलग से ऐसा हायरार्की नहीं है, लेकिन उन्हें वकील के तौर पर ही जाना जाता है। जो मेन डिफरेंस है वो लॉयर और एडवोकेट के बीच है। लॉयर वो व्यक्ति है जो एलएलबी की पढ़ाई कर लिया, बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री ले लिया, और उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट प्रोफेशन में या किसी अदर प्रोफेशन में अपनी जॉब कर रहा है, या फिर वो एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है लॉ को। और एडवोकेट उसे कहते हैं जो लॉयर की डिग्री लेने के बाद किसी कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो उसे एडवोकेट कहते बेसिकली जिसके पास बार लाइसेंस है, हैं। जी, जो किसी का केस डिफेंड कर सकता है, वो एडवोकेट एडवोकेट है। एनीबडी कैन बी अ लॉयर, बट नॉट एन एडवोकेट। यस यस। ओके ओके। तो इसमें अपनी जो एडवोकेट्स होते हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस खुद शुरू करते हैं, या दे हैव टू गेट एसोसिएटेड विद एनी फर्म टू गेट अ चेम्बर इन एनी लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट? इसका कैसे चलता है ये देखिए, प्रोसीजर? दोनों तरह की प्रोसीडिंग्स होती है। कई बार होता है कि लोग इंडिपेंडेंटली शुरू करते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली शुरू करता है उसको बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। केसेस कहाँ से आएंगे, किस केस में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। तो जनरली क्या करते हैं, वो किसी न किसी लॉ चेम्बर को ज्वाइन करते हैं, और जो लॉ फर्म्स है वो अपॉइंट ऐसे लोगों को करते हैं जिनको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो लॉ फर्म्स के लिए यूजफुल हो सके। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जब एडवोकेट्स, जब कोई भी बच्चा वकालत की डिग्री लेकर बाहर निकलता है, तो जनरली वो किसी लॉ चैम्बर्स को ज्वाइन करता है, और कुछ दिनों बाद वो लॉ फर्म में ज्वाइन कर लेता है एज पर हिज बेनिफिट। और इसके बाद वो उन लॉ चैम्बर से सीखते हैं कि कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है। किसी किसी चैम्बर में बहुत कुछ सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी एडवोकेट्स हैं जो अपने जूनियर्स को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, और 2 साल 3 साल बाद भी जूनियर्स उसी स्थान पे हैं जहां 1 साल पहले ज्वाइन किए थे। तो ये जो ज्वाइनिंग की बात है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ज्वाइन करते हैं ऑफिसेस को, और फिर उसमें करियर में आगे बढ़ते हैं। ओके। सो इसका जुडिशरी सिस्टम का क्या हायरार्की है, लाइक लोअर कोर्ट, जी, अपर कोर्ट? देखिए, क्रिमिनल साइड और सिविल साइड अलग अलग होते हैं। और क्रिमिनल साइड में जब आप देखेंगे तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है, फिर सेशन कोर्ट में होता है, फिर हाई कोर्ट में हम जाते हैं, फिर अपीलेट में जाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच करते हैं। जब सिविल साइड देखेंगे तो सिविल साइड में भी कई सारी हायरार्की है। जैसे लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड मामले अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्टों में जाते हैं। जैसे अगर आप यूपी का अगर उदाहरण ले,
तो सीओ कोर्ट में जाएगा, फिर एसओसी में जाएगा, फिर उसके बाद डीडी के पास जाएगा, और उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरीके की प्रोसीजर और हायरार्की है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बैठा कोर्ट। है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कई बार के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस है वो कहते हैं कि हाई कोर्ट हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं है, हम उसके साथ हैं। यानी कि हाई कोर्ट को भी वो इक्विवेलेंट मानते हैं, और हाई कोर्ट के पास अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो सिमिलर पावर है। इवन कुछ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। जब आप रीट कोर्ट के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 2 to 6, तो रीट का जुरिडिक्शन जो है, आर्टिकल 32 में जो जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, उसमें बहुत ही वाइड हाई कोर्ट को पावर प्रदान है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, लोग इसे मानते हैं कि सबॉर्डिनेट कोर्ट है, या जूनियर कोर्ट है, या छोटा कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कभी नहीं मानते कि हाई कोर्ट सबसे छोटा है या सबॉर्डिनेट है। वो अपने इक्विवेलेंट ही मानते हैं। और संविधान भी यही कहता है कि सबको अधिकार देने की बात हो, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे लैंड एक्विजिशन की बात हो, हाई कोर्ट्स के पास उतना पावर है कि वो उसको रेगुलेट कर सकता है। ओके, सो बेसिकली जैसे दिल्ली में एक बहुत फेमस 30 हजारी कोर्ट है, दैट इज लोअर कोर्ट। जी वो तो उधर जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। जी जी। ओके। तो 30 हजारी कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हम्म। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर 30 हजारी का कोई भी जजमेंट हो, उसे चैलेंज करने के लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, और दिल्ली हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो तो उसे चैलेंज करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो 30 हजारी कोर्ट का जो, और दूसरी बात मैं बता दूं, 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के अंदर सबसे पुराने कोर्ट्स में से एक कोर्ट है। 30 हजारी कोर्ट का स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट आजादी के पहले से हुआ है। तो सबसे पुराने बार में से एक बार है 30 हजारी कोर्ट। हाँ, अभी तो द्वारका और बहुत सारी जी जगहों पर जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। जी साकेत में भी आई जी, बिलीव है। साकेत में भी है। ओके ओके। तो ऐसा कैसे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई केस किसी डिफेंडेंट के फेवर में नहीं गया, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, दे कैन क्लेम, और सुप्रीम कोर्ट आल्सो रिजेक्ट्स इट कि हाँ ये जब दोनों लोअर कोर्ट से रिजेक्ट होकर आ गया तो हम इस पे क्या आगे की सुनवाई करें, या वो एक रेगुलर सुनवाई की तरह चलता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मैं मानता हूं कि भारत के अंदर जितनी भी कोर्ट हैं, और जब अपीलेट जुरिडिक्शन के पास वहां पे कोई भी क्लाइंट अप्रोच करता है, तो वो अपनी रीजनिंग के साथ उस केस को देखते हैं। कई बार गलतियां हाई कोर्ट से भी हो जाती है, कई बार गलतियां लोअर कोर्ट से भी हो जाती है, और उस गलती का सुधार करने के लिए उनके ऊपर के सुपरविजन वाले कोर्ट जो है वो बैठे हुए हैं। और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने कई सारे ऐसे जजमेंट देता है जिसमें कि हम साफ देख सकते हैं कि जो गलती नीचे की कोर्ट से हुई उसको सुधारने का काम किया जाता है। इसका 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। एक तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी महिला का अगर ब्रेस्ट टच करता है तो उसे अटेम्प्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट में नहीं माना जाएगा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बहुत ही वेग जजमेंट है, और अगर ऐसे जजमेंट आने लगे तो कहीं ना कहीं समाज का जो चलन है वो बहुत ही गलत तरीके से खराब होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुयो मोटो एक्शन लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टॉप किया, और उसे पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दी कि महिला की चेस्टिटी के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ होगा तो उसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे जजमेंट की मैं बात करूं तो बहुत ही फेमस केस है कुलदीप सेंगर का, जो कि पहले भाजपा के विधायक भी रहे, अभी पॉक्सो के केस में अंदर भी हैं। 30 हजारी की कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल हिज नेचुरल लाइफ दिया था, और उनके लिए ये पूरी ट्रायल की प्रोसीजर को कंप्लीटली खत्म करने के बाद उनका कन्विक्शन तय कर दिया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि जो 30 हजारी कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें कहीं ना कहीं खामी है। उस जजमेंट को इंटरिम आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, और इनको बेल भी दे दिया था। इसी जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर देखा और उस पर स्टे लगाया, और कहा कि आप 3 महीने के अंदर प्रोसीडिंग को खत्म कीजिए, और इसमें अभी जरूरत नहीं है कि इनको बेल पर बाहर छोड़िए। तो एक ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड के अगेंस्ट जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड के फेवर में जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने विद इन 7 डेज उस जजमेंट को हाई कोर्ट को पलटकर फिर से 3 महीने की बाउंड्री दे दी कि 3 महीने में आप ये केस डिसाइड करिए और अभी इनको बाहर नहीं छोड़िए। तो हर कोर्ट की अलग अलग रीजनिंग होती है, अलग अलग सोच होती है, और वो कानून को पूरी तरीके से मानते हुए एडवोकेट्स के माध्यम से केसेस के जजमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अगर लिया जाए, इनके ऊपर कोई बहुत
बड़ा केस है अगर, तो उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या क्या कह सकते हैं, बिजनेसमैन, ऐसा कुछ केस है, ऐसा प्रेशर होता है डिसीजन लेने से पहले? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे कोई प्रेशर्स नहीं होते हैं, और ऑनरेबल जस्टिस जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 50 में साफ साफ कहा गया है कि देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि पार्लियामेंट अलग काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स अलग काम करेंगे, और एग्जीक्यूटिव जितने हैं उतने अलग काम करेंगे, और इनके बीच कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज देश की भलाई के लिए कोई जजमेंट आने वाला है या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट आने वाला है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को तुरंत मोदी सरकार या जो भी केंद्र में सरकार होगी तलब कर लेगी और कहेगी कि हमारे हिसाब से आप जजमेंट को लिखवाइए। जजमेंट क्योंकि बहुत बारी हमने देखा, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग कर दिया था कि आप 3 महीने के अंदर इस बिल पर अपने एसेंट को दीजिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है और इसे कोई बाउंड नहीं कर सकता। और जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पद ग्रहण किए थे, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बयान दिया था कि अगर कोई ये सोचे कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड व्यक्ति मुझे दबाव बनाकर अपने फेवर में जजमेंट लिखवा लेगा तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा अपने रहते रहते इस जुडिशरी सिस्टम के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो लोग बहुत बार लगाते हैं और बहुत चीजें कहते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट बहुत बातें होती हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशील हो या गवर्नमेंट में ऐसा बैठा व्यक्ति जो होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने फेवर में कोई जजमेंट लिखवा ले। अभी आप देखिए अरावली पर्वत के लिए कितनी सारी चीजें अभी हुई, उसमें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाके जजमेंट दिया था। तो कई सारे ऐसे नंबर ऑफ जजमेंट हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाते हैं। और उसमें देखेंगे तो मोदी सरकार के समय अरुण जेटली साहब ने, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने एक बॉन्ड का नियम लाके रख दिया था कि पैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाएंगे। उसी जजमेंट को सीजीआई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा एसबीआई को कि आप विद इन 24 आवर सारे बॉन्ड को रिलीज करिए कि किससे कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, और वो रिलीज करना पड़ा। मोदी सरकार का लाया गया नियम, मोदी सरकार पावर में भी है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एसबीआई को रिलीज करना पड़ा, और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा देना बड़ा आसान है कि ये ऐसे होता है या ऐसी चीजें हो जाती हैं या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है या दबाव में होता है, कोर्ट रात में क्यों खुल जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी जजेस हैं बेस्ट ऑफ द माइंड अपने जो है काम कर रहे हैं और हमेशा सब भारत की जनता को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। अभी आपने बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट को यूपी इलेक्शन में बहुत खामियाजा उठाना पड़ा, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? उसका जी, इसका ये रीजन है क्योंकि जब आप जो बॉन्ड का मैं केस बता रहा हूं, उसमें अरुण जेटली ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देना चाहता है वो आसानी से दे सकता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी कि किसने कितना फंड दिया है। ओके। तो जब अपोजिशन ने ये केस फाइल करवाया था, जब कई सारे ऐसे जो लिटिगेंट है उन्होंने केस फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को यह ब्यौरा देना पड़ेगा कि उन्होंने कहां से कितना पैसा रिसीव किया है। और जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जिनके माध्यम से वो पैसे पूरे रिसीव्ड हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का समय चाहिए ये पूरा रिकॉर्ड देने के लिए, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 महीने का नहीं, 24 घंटे के अंदर आपको ये पूरा डाटा देना पड़ेगा। डाटा आने के बाद पता चला कि सबसे ज्यादा पैसा रिसीव करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी, थर्ड नंबर पे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो आज बंगाल में चुनाव भी लड़ रहे हैं वो थे, और किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया यह भी उसमें दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं इसका जब पूरा डाटा रिलीज हो गया तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में सिर्फ 39 सीट पर सिमट कर रह गए, जबकि आप 2014 का जब चुनाव देखेंगे तो 70 से ज्यादा सीट वहां पर उन्होंने प्राप्त किया था। अवेलेबल करी थी, राइट राइट राइट। तो सर, सिविल, मतलब अगर हम लॉ को देखें तो टू पार्ट्स में डिवाइड करा, जैसे सिविल एंड क्रिमिनल। तो
कैन यू एलैबोरेट कि सिविल के अंडर क्या एक्ट, कौन से केसेस, किस कैटेगरी के केसेस आते हैं, एंड सेम फॉर द क्रिमिनल कि वो किस एक्ट के अंदर होता है और कौन सी उसके अंदर केसेस आते हैं? देखिए, एलोबरेशन में दो चीजें तो बहुत ही कॉमन है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिविल के अंदर भी आते हैं, क्रिमिनल के अंदर भी आते हैं, जैसे कि डिफामेशन। डिफामेशन सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। यानी डिफामेशन के लिए आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है और पनिशमेंट भी मिल सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि टोटली सिविल नेचर के होते हैं और टोटली क्रिमिनल नेचर के होते हैं। जब किसी राइट्स की बात हो और राइट्स का वायलेशन हो तो वो सिविल नेचर के अंतर्गत केस आता है। और जहां कोई ऑफेंस हो रहा हो, कोई ऐसा जुर्म हो रहा हो जो किसी की बॉडी से, किसी की प्रॉपर्टी से या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ हो रही है, तो उसे क्रिमिनल नेचर का माना जाता है। अब इसके लिए जब हम देखेंगे तो कई सारे डिफिनेशन है, जैसे कि एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम, जिसका मतलब है कि जो ऐसा कोई ओवर्ट एक्ट जो किसी इंटेंशन के साथ किसी को हानिकारित करने के लिए किया गया है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा और ये क्राइम की डिफिनेशन में आएगा। और सिविल में क्या होता है कि जो कोई प्रॉपर्टी राइट है या सर्विस राइट है या फिर और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स राइट, वो सब मैटर सिविल लॉ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी, अगेंस्ट द स्टेट होता है तो उसे क्रिमिनल मानते हैं। जब ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी होता है तो उसे सिविल नेचर का मानते हैं। तो सर, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप केस, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये सारे क्रिमिनल में जी, आएंगे, लेकिन अगर कोई एक्सटॉर्शन के लिए किडनैपिंग केस है, वो किस में आएगा? वो भी क्रिमिनल केस क्रिमिनल में में ही आएगा। आएगा। ओके, ओके। तो अगर मतलब जो किडनैपर है उससे किडनैप इंसान को रेस्क्यू करवा लिया है या वो है, उसके बावजूद भी वो क्रिमिनल में ही रहेगा? जी, क्रिमिनल केस में ही रहेगा और उसके बावजूद उनको वही सजा मिलेगी जो पहले मिलने वाली थी। इसमें देखिए, बहुत सारे ऐसे भारतीय कानून के अंतर्गत कानून बनाए गए हैं जिसमें कि आप अगर किसी के बिना कंसेंट के किसी का सामान भी उठा ले रही हैं या फिर कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते से और उसका कोई सामान गिर गया और उसको आपने उठा लिया और उस व्यक्ति को नहीं दिया, ना तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दिया, वो अपने पास रख लिया, तो वो भी क्राइम के अंतर्गत आता है और उसके लिए भी आपको जेल हो सकती है। क्योंकि कानून यह मानता है कि अगर आप किसी का सामान प्राप्त किए हैं किसी भी माध्यम से, तो पहला हक उस व्यक्ति का है। अगर वो व्यक्ति नहीं ट्रेसेबल है, नहीं मिल रहा है, तो आप जाके पुलिस थाने में वो पूरा सामान दे दीजिए, सौंप दीजिए, उस पर आपका कोई हक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो उसे रख लेते हैं और बाद में ऐसा कई बार होता है, जब पुलिस सर्च करती है तो उनके पास होता है, तो उनके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस पुलिस लॉन्च कर सकती है। ये पुलिस के पास अधिकार है। तो जैसे अब रेलवे स्टेशंस या भारी भीड़ वाली जगहों पर जो वो क्या कहते हैं, पिक पॉकेटर्स या ऐसे थेफ्ट होते हैं, ये भी क्रिमिनल के जी, अंडर आते ये हैं? सभी क्रिमिनल्स होते हैं और इनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो आईपीसी और बीएनएस में है वो मैक्सिमम 3 इयर्स की है। अगर इस ऑफेंस को करते करते कोई ऐसा भी ऑफेंस कारित कर देता है जिसकी वजह से किसी को चोट पहुंच जाए, किसी को और ज्यादा हानि हो जाए, तो वो ऑफेंस का जो 3 साल है पनिशमेंट, वो 3 साल से ऊपर बढ़ जाता है। ये थेफ्ट का केस तो क्रिमिनल केस में आया। जी, और आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है, जैसे जी, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स इसमें हो रहा है, साइबर क्राइम में, ये किस उस जी, में? ये दो चीजों में आता है। एक तो क्रिमिनल केस में भी आता है। इसको क्रिमिनल केस में पर्सोनेशन के नाम से जानते हैं, यानी किसी की पर्सनालिटी का चोरी हो गया। हम्म। और दूसरा आता है आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट भारत सरकार ने लाया था इसलिए कि जितने भी इंटरनेट से संबंधित क्राइम्स होंगे उनके लिए आईटी एक्ट आया था। और ये जो थेफ्ट की बात है, किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहे हैं, किसी के नाम से फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी या उसका फोटो यूज कर रहे हैं और उससे किसी से पैसा की उगाही कर रहे हैं, धन की उगाही कर रहे हैं, तो उसे आईटी एक्ट में कवर किया गया। लेकिन ये पहले से भी कवर था और इसे पर्सोनेशन के नाम से जानते थे। पहले क्या होता था कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो लोग फोन करके ऑनलाइन बताते थे फोन पर कि हम फलाना व्यक्ति बोल रहे हैं और हमें इतने पैसे की जरूरत है। आपने ये प्रिज्यूम करवाया सामने वाले को कि आप वो व्यक्ति हैं जो आप है नहीं नहीं। एक्चुअल में। ओके। तो इसके लिए पहले से क्राइम था, लेकिन कानून को लगा, भारत सरकार को लगा कि और एलोबरेट होना चाहिए क्योंकि डिजिटलाइज जमाना हो रहा है, तो इसके लिए आईटी एक्ट में उन्होंने नियम बनाए। और नियम बनाने के बाद ऐसे लोगों को इसमें जो है बुक किया जा रहा है, जो लोग किसी की आइडेंटिटी का यूज करके पैसे की उगाही कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और कई बार तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन जा रहे हैं।
ऐसा भी? जी, ऐसा एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो मामला आया था वो उन्होंने पर्सोनेट किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और जो क्लाइंट थे वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, भारत के एक बहुत बड़े करोड़पति व्यक्ति हैं। उन्होंने यह देखा कि कोर्ट में मेरी प्रोसीडिंग चल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, और इस नाम पर 7 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पूरे मैटर को खत्म करने के लिए एडवोकेट को दिए, जो कि एक्चुअल एडवोकेट भी नहीं था। तो ऐसी वाह। चीजें पूरी तरीके से ड्रॉ की गई कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस का कोर्ट है, और वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, 2 वकील आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह सुना दिया कि 7 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, और उस बड़े बिजनेसमैन से 7 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने रख लिया, और उसके बाद पता भी नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। और छत्तीसगढ़ के अंदर एक मामला ऐसा हुआ था कि कई दिनों से वहां एक कोर्ट चल रही थी, कोर्ट जो है डिक्री भी देती थी, कोर्ट जो है बेल भी देती थी, वही ऑर्डर दिखाकर लोग जाते थे, अपने केसेस का सेटलमेंट कराते थे, और सब लोग आपस में खुश थे कि ये बहुत अच्छा कोर्ट है कि बहुत जल्दी न्याय मिल जाता है, जबकि एक्चुअल में वो कोर्ट थी नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि उस कोर्ट के आदेश को उन्होंने अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और हाई कोर्ट में जब वहां के हाई कोर्ट के बाबू ने उस ऑर्डर को मिलाया तो उनको लगा कि इसमें कुछ गलती है, और जब उन्होंने इसका पूरा जांच कराया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा कोर्ट चल रहा है जो कि कोई वैलिडिटी नहीं रखता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं रखता, और उस पे 4 लोग बैठ के पूरा कोर्ट को डिसाइड कर रहे हैं। बोगस कोर्ट? बोगस कोर्ट। मतलब वहां पे मैजिस्ट्रेट, और ये वकील सब? सब, और ये बहुत पहले की नहीं, 2023-24 की बात मैं बता ओह रहा हूँ। माय गॉड। और छत्तीसगढ़ में एक और मामला हुआ था, वहां यह हुआ था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खैर मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बोगस ब्रांच खोल दी है। हाँ। वहां पे लोग पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, और उसके बाद जो है लेन देन कर रहे हैं, वो बैंक भी चल रहा है, मैनेजर भी है, लोग अपॉइंटमेंट होने के लिए घूस भी दे रहे हैं कि हमें इस बैंक में नौकरी दिलवा दीजिए, लोग अपॉइंट भी हो रहे हैं, लोग अपने बड़े बड़े अमाउंट को जमा करवा रहे हैं, रोज ले जा रहे हैं, किसी को नहीं पता, और वो 20 साल चला। तो कहीं ना कहीं देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई सारी वेब सीरीज भी बन चुकी है इस पे कि किस तरीके से पर्सोनेशन और इम्पर्सोनेशन होता है, राइट। और इसका मिसयूज हो रहा है। हाँ। तो ऐसी ऐसी चीजों को इतनी जल्दी, मतलब 20 साल चला और वो भी एक बहुत बड़ी ब्रांड के साथ, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम कैसे लग जाता है? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आइडेंटिफाई तभी होगा जब या तो उस कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज हो, या तो वो बैंक में कोई पैसा जमा करे और जब वो पैसा मांगने जाए तो ना मिले। तो 2 चीजें जब होती हैं तब तो आइडेंटिफाई हो जाता है, जब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे एक जमीन का मामला है जो 2 पार्टी के बीच डिस्प्यूटेड है, अब उस कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया कि 50% आप ले लीजिए, 50% आप ले लीजिए, और आप इसके मालिकाना हक रखिए, या फिर एक पार्टी को पूरा जमीन दिलवा दिया, एक पार्टी को उसका कंपनसेशन दिला दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ऊपर की कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, और जब ऊपर की कोर्ट में नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये था कि नहीं था या क्या था। ऐसे ही बैंक में ले लीजिए, हमने 10 रुपए जमा किए, कुछ दिन बाद में 5 रुपए वापस लेने जा रहा हूँ, मुझे बड़ी आसानी से पूरा बैंक का प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, 5 रुपए वापस मिल जा रहा है, बट फिर दूसरा व्यक्ति बीस वो रुपए जमा कर रहा है, फेक डेबिट कार्ड्स, ये वो सब 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 कुछ दे। वेरी स्ट्रेंज। जी सब कुछ, मतलब बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। जी जस्ट ठीक है, किस्मत से चल गया इतना टाइम। जी। तो अ, सर, अगर सिविल साइड पर देखा जाए, अगर किसी की कोई लैंड है, जैसे किसी ने 10-20 साल पहले लेकर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेके रख ली, अब उस पर किसी और ने क्या कहते हैं, इलीगल उस पर बैठ गए जाकर के, हाँ अब ये हमारी है, जो कि बहुत कॉमन था आज से 20 साल पहले तक। ऐसे केस में इसकी क्या प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए? क्योंकि जिसने लैंड ली थी, जिसका इन्वेस्टमेंट था, आइडली हक तो उसका बनता है। जी तो ऐसे में कोर्ट कैसे हेल्प करता है? उनसे कैसे जमीन छुड़वाई जा सकती है? देखिए, मैं सबको यही सलाह दूंगा कि ऐसे केसेस में कभी भी दूसरे मीन्स के द्वारा अपने केस को सेटल कराने की कोशिश ना करिए। अब दूसरा मीन्स ये कि पुलिस को पैसा देकर या किसी ऐसे माफिया को पैसा देकर कि जमीन खाली करवा देगा। उनको जनरली जाना चाहिए सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल करना चाहिए अपने प्रॉपर्टी के पोसेशन के लिए। और अगर सिविल कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि ये पुलिस थाना जाएगा, इनका प्रॉपर्टी यहाँ से खाली कराएगा, ये कागज इनके वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
तो पुलिस भी आपकी मदद करेगी और आप लीगली वैलिड होंगे उस जमीन के लिए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर करा दिया है। अगर आप ऐसे मीन्स के चक्कर में पड़ते हैं, गुंडे मवालियों के चक्कर में पड़ते हैं, पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं, तो सिर्फ फंसते जाएंगे। आज आप 50,000 रुपए देके अपनी जमीन का पोसेशन पा जाएंगे, कल सामने वाली पार्टी जो कि फ्री में बड़े बड़े जमीन को इकट्ठा कर ली है, वो दूसरे किसी बड़े अधिकारी के पास जाएगी, वहां 1 लाख रुपए देके आपका पोसेशन पे से हटा देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर पुलिस के चक्कर में दौड़ेंगे, फिर गुंडों के चक्कर में दौड़ेंगे और पोसेशन को नहीं पा पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोर्ट के माध्यम से और लीगल प्रोसीजर के माध्यम से आगे बढ़ें और सूट फाइल करें और अपना पोसेशन मिले। फिर बाद में कोर्ट की डिक्री हो जाएगी तो उस पर आप निर्माण भी करा सकते हैं, लोन भी करा सकते हैं और अपने यूज में ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को वैलिड तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जल्दी के लिए जो है कहीं ना कहीं दूसरे मीन्स को खोज रहे हैं कि कैसे इलीगली तौर पर हम उसको पोसेशन पा जाए, जो इनके लिए घातक होता है। देयर वाज वेरी फेमस मूवी खोसला का घोसला, जिसमें सेम केस था। तो उन्होंने यही बोला था कि हम इनको पुलिस वालों को पैसा खिला देते हैं और पुलिस हमारा खाली करवा देगा, या फिर हम लोग जी अखाड़ों से गुंडों को बुला लेते हैं और वो करवा देंगे। बट जिस पार्टी ने कब्जा कर रखा था, उन्होंने अपना लीगल डॉक्यूमेंट सिखाकर कोर्ट प्रोसीडिंग कर दी उसकी। जी दिस इज हाउ इट वर्क। तो वो मतलब उनके फेवर में केस नहीं गया, जो रियल पार्टी थी। जी तो जो आप कह रहे हो, इट इज एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो और लैंड से रिलेटेड और ऐसा कौन सा इशू है जो लोगों को, ये तो बेसिकली लैंड पर होता है, अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं, इसमें तो सबका क्लियर है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, हमारा कुछ ऐसा नहीं हो सकता। बट अगर सॉरी, अगर कोई बड़ा लैंड, अगर आपके रियल जो पार्टी है उसके फेवर में केस नहीं आता है, तो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड देखिए, जो आपने अभी प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा है। अब मैं बताता हूं कि लीगल इश्यूज कैसे शुरू होते हैं। ये सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोट किया था कि इलाहाबाद के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिस पर कि दूसरे किसी व्यक्ति ने पोसेशन लेके रखा हुआ था। और जब कोर्ट ने इसमें इन्वेस्टिगेशन कराया तो कोर्ट ने पाया कि शुरुआती सूट जो फाइल होता था वो दोनों ऐसे पार्टी के बीच में होता था जो कि दोनों आपस में मिले हुए होते थे और दोनों का पोसेशन या प्रॉपर्टी राइट उस जमीन पर नहीं है। अब कैसे? कुछ पैसा पटवारी को देकर अपना नाम कहीं से इलीगली चढ़वा लिया और जिसका जमीन है या घर है वो फॉरेन में रहता है या आउटसाइड ऑफ इलाहाबाद रहता है या किसी और देश में रहता है। अब सामने वाला व्यक्ति अपने ही दोस्त के खिलाफ केस फाइल करेगा कि ये तो जमीन मेरा है और इस पर ये पोसेशन लेके बैठे हुए हैं, ये देखिए कागज मेरे नाम से है। अब जो उसके खिलाफ उसने केस फाइल किया, जो इसका दोस्त ही है, जो दोनों मिलके ही इल मोटिवेटेड मतलब होके ही इधर में एक एक जीतेगा ही तो है। वही दोनों अब वो तरफ से। कोर्ट में जाएगा, कहेगा कि हाँ मैंने 2 साल पहले इनका जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, ये जमीन इन्हीं का है, मुझे 10,000 रुपए मिल जाए तो मैं ये जमीन छोड़ दूंगा। कोर्ट आदेश करेगी कि 10,000 नहीं 5,000 हम आपको दिलवा देते हैं, छोड़ दीजिए, और आज से ये प्रॉपर्टी ए व्यक्ति के नाम हो गई। अब कोर्ट का ऑर्डर हो गया, डिक्री हो गई कि ये जमीन मेरे नाम पे है, जबकि उस जमीन से मेरा कोई सरोकार नहीं है और ना ही कभी वो मेरा जमीन। हाँ, अब जब एक्चुअल ओनर उसका आएगा, जब बाहर से उसके बच्चे आएंगे या दिल्ली से या फिर यूएस से उसके बच्चे आएंगे उस प्रॉपर्टी के लिए, तो देखेंगे तो यहाँ पे कोई और रहने लगा है। जब वो पुलिस थाने जाएगा तो वो पुलिस वाले जब आएंगे तो वो ऑर्डर की कॉपी दिखाएगा कि ये देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी में मुझे बसे हुए 3 साल हो गए हैं, लिमिटेशन भी खत्म हो चुका है, इनको अगर कोई दिक्कत है तो ये चैलेंज करे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाए। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे और सही से अपने कागज को नहीं प्रूव कर पाएंगे तो भी वो जमीन उन्हीं की रह जाएगी जिनको अभी मिला हुआ है, जो उनके एक्चुअल ओनर है उनको वो जमीन नहीं मिलता था। तो ऐसे केसेस ना सिर्फ इलाहाबाद में, पूरे देश में ऐसे केसेस होते थे। दिल्ली के अंदर अभी एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भी ऐसा ही काम करते हैं। वो ऐसे ऐसे जमीन और प्रॉपर्टी को घुसते हैं जिनके मालिक या तो यूएस में रह रहे हैं, किसी अदर कंट्री में रह रहे हैं, या तो जिनके बच्चे नहीं हुए वो अकेले रह रहे हैं। वो ऐसे प्रॉपर्टी को खोज के फर्जी कागज बनवा के और वो प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने लेके या अपने जानने वालों को दिलवाकर उस तरीके से उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते थे। जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस से आके अपने जमीन और प्रॉपर्टी को देखता तो या तो उसे हड़का देते थे या तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता था। 2-4 दिन बाद फिर उसकी छुट्टियां खत्म, वो बाद में फिर यूएस और उसके वकील को मैनेज करके या फिर जमीन अपने फेवर में करा के फिर से उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। और जो सोसाइटी के अंदर फ्लैट्स की बात बताएं, तो कई बार हमने देखा है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि एक ही फ्लैट, एक ही सोसाइटी के अंदर कई लोगों को रजिस्ट्री हुई है, हम्म। और वो सब एक ही उसमें रह रहा है, दो लोग बाहर रह रहे हैं या दो लोग रह रहे हैं, एक बाहर रह रहा है। और जब आपस में पता चलता है कि अरे ये तो कई लोगों के नाम रजिस्टर करके कईयों से पैसा लेके रखा है, तब जो प्रॉपर्टी बिकवाया रहता है, जो बीच में मीडिएटर रहते हैं, वो कहते हैं कि आप ये वाला नंबर नहीं, दूसरा नंबर ले लीजिए, हम तो ऐसे ही कंपनसेट कर पाएंगे। आपको ये फ्लैट पसंद था, लेकिन अब आपको कहीं और मैनेज करना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ खिलवाड़ दिल्ली के अंदर और नोएडा के अंदर हो रहा है। ट्रू। तो सर जैसे एक गवर्नमेंट एक कोई नई सिटी, स्मार्ट सिटी, जैसे आजकल तो द्वारका और नोएडा हर जगह बन रही है, इसको बसाती है तो एक लैंड का रेट फिक्स रखती है, ठीक है। अब लैंड का रेट है तो वो तो हमें पटवारी या इधर सब जाकर उसकी वो फरद निकलवाओ और सब करो, उससे होता है। तो ये जो लोग उसको मतलब एकदम अब ये चीज आ रही है, एकदम प्रॉपर्टी के रेट हाई वो कर देते हैं, उस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है या देखिए, बचा जा सकता है उससे? ये तो इकोनॉमी का और मार्केट का रूल है कि अगर कोई वस्तु कम है और उसके खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो उसका रेट हाई होगा। जब भी हम देखेंगे किसी प्रॉपर्टी का सर्कल रेट, तो सर्कल रेट ऐसा रहता है कि उस एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है और उसका क्या रेट होना चाहिए। उस हिसाब से गवर्नमेंट एक रेट तय करती है, और उसी रेट पर वो रजिस्ट्री जब आप कराने जाएंगे तो उसी सर्कल रेट के हिसाब से ही होगा। लेकिन उस सर्कल रेट में वो प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बिकती है क्योंकि उससे कई गुना पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं। तैयार। और उस मार्केट के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक ही प्रॉपर्टी को 10 लोग तैयार है, और 10 लोग एक कहिए तो आपस में ही बिडिंग लगा रहे होते हैं। कोई अगर एक दलाल से बोला कि हम इस प्रॉपर्टी का 1 लाख देंगे, तो दूसरा कहेगा हम 1.25 लाख देंगे, और ऐसे करते करते प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाया दिया। और इसका फायदा कहीं ना कहीं लैंड ओनर्स उठाते हैं, और जो बीच में मीडिएटर रहते हैं वो उठाते हैं। तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हाइक हो रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट 2 चीजें कर सकती है। पहला, तो जो ड्यूटी लगा रही है, जब प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, जो सर्कल रेट से लगा रहे हो, सर्कल रेट से ना लगाकर जिस पर बेचा जा रहा है उस रेट से लगाना चाहिए। और दूसरा उसमें काम कर सकती है कि जो भी लोग ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदे या बेचे, तो वो पक्के में पैसे का लेन देन करे, कच्चे में ना करे। क्योंकि आजकल बहुत देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1.5 करोड़ रुपए है, तो जो बेचने वाला है वो कहेगा कि हम 5 लाख रुपए आपसे कम ही लेंगे, लेकिन हमको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए ब्लैक में चाहिए। हाँ। और जो बचता है अमाउंट, उस पे वो कहते हैं आप लोन करा लीजिए या फिर हमें बैंक के माध्यम से दे दीजिए। तो इन सब चीजों पर जब तक रोक नहीं लगेगी, प्रॉपर्टी के वैल्यू ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मतलब है, उनको प्रॉपर्टी चाहिए तो चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं रहती है, और वो इस तरीके से प्रॉपर्टी के वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं। तो सर्कल रेट जो आपने बताया, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, ठीक है। इसमें तो जो हम अब उधर से ले रहे हैं, मतलब लैंड ले रहे हैं, उसके लिए हो गया। लेकिन जैसे अपार्टमेंट्स आजकल इतने बड़ी बड़ी ब्रांड्स के हैं इधर जो बिक रहे हैं, उनके ऊपर रेट कंट्रोल का गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस रहता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो बार बार यही बात कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट करने में इतना पैसा लगा हुआ है। हम्म। आप इसका अगर कोलेटरल एग्जांपल लेंगे, तो कई सारे बड़े बड़े स्कूल हैं दिल्ली के अंतर्गत जो ये कहते हैं कि हम 25%, 30% ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन के आते ईडब्ल्यूएस हैं, सेक्शन जी, के। AWS DG सेक्शन के आते हैं। हम्म। तो वो दिखाने के लिए डाटा कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन उतने बच्चों को वहां पे एडमिशन नहीं लेते हैं। और इनका DOE के साथ जो है, एक कहिए आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप इस बच्चे का नाम डिलीट कर दीजिए, हम इस बच्चे को इस बार अपने क्लास से निकाल देंगे और इतना पैसा हम आपको दे देंगे। तो अगर गवर्नमेंट सच में करना चाहे, ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसना चाहे, तब तो कस सकती है। लेकिन गवर्नमेंट अगर खुद इन्वॉल्व रहेगी तो कहीं से भी नकेल नहीं कसा जा सकता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें समाज में बढ़ेंगी। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लाइन पे बने हैं, जिनका एग्रीमेंट हुआ है कि आप इतने % गरीबों को आप पूरी सुविधा देंगे, हेल्थ की फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आज वो कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं देते हैं। कहीं कहीं मोहल्ले में जाकर एक फ्री योजना के तहत आंख का जांच कर देंगे, दांत का जांच कर देंगे, और उन्हीं लोगों का लिस्ट सूची बनाकर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे कि हमने इतने लोगों को
सरकारी सुविधा के माध्यम से और जमीन 1 रुपए एकड़ लेने के माध्यम से इतने लोगों को हमने फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की, जो कि एक्चुअल में किसी को स्वास्थ्य सुविधा फ्री में नहीं प्रोवाइड की जा रही है किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जब तक गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूप से इसमें इंटेलिजेंस नहीं होगा, तब तक इन सब चीजों पे नकेल कसना बहुत ही मुश्किल है। पर इसका एक पॉइंट ये भी है ना कि जैसे बहुत मल्टी स्पेशलिटी इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो जो लोग फॉरेन से ट्रीटमेंट करवाना आते हैं, अब करेंसी एक्सचेंज में उनको यहाँ पे बहुत सस्ता पड़ता है। अब वो हॉस्पिटल्स उनसे ज़्यादा प्राइस लेते हैं, जिसका खामियाजा एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास इंडियन सिटीजन को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो उस प्राइस रेंज को मैच नहीं कर सकता। तो ये तो मतलब जस्टिफाइड नहीं है ना। नहीं, जो वहां पर जी। $10,000 या पाउंड लेकर आ रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट करवाना इजी है, लेकिन जो यहाँ पर 50,000 ही मंथली कमा रहा है, वो तो इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जी। नहीं करवा सकता। जी। और ये भी एक क्लॉज है इस पे भी। और उसमें जो हॉस्पिटल्स ऐसे बने हुए हैं, जब भी आप उसका रिसर्च करेंगी तो देखेंगे कि वो सरकारी जमीन पर बने हैं और 1 रुपए एकड़ के हिसाब से वो जमीन उन्हें दी गई है, जबकि दिल्ली के अंदर 1 रुपए एकड़ की जमीन मुझे लगता है कि 100 साल पहले भी नहीं रही होगी। और वो 1 रुपए एकड़ की जमीन पे बस इसीलिए कि आप सोशल डेवलपमेंट करेंगे, सामाजिक जस्टिस को, सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए हम आपको इतनी बड़ी जमीन एक साथ दे रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल कहीं भी हो नहीं रहा है। सो ऑन पेपर्स तो मतलब है, बट ग्राउंड 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 लेवल पर कंप्लाइंस नहीं नहीं। फॉलो हो रहा। That's unfortunate. So, sir, moving to the criminal side of law, criminal side में जो सबसे ज़्यादा आपने बताया कि इफ़ you're मतलब किसी को हैम्पर कर रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं, बॉडी उससे रेप केसेस बेसिकली ये सब है, तो इसमें आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर बताएंगे प्लीज। जी, जैसे कोई स्पेसिफिक अगर आप केस बताइए, मतलब रेप जैसे के रेप केस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जी। इन टाइप के तो केस। देखिए, निर्भया के बाद से जो 2012 के अंदर दिल्ली में वेरी एक अनफॉर्चुनेट जी केस। रियरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम हुआ, उसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी गाइडलाइन बनाई और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बहुत सारे ऐसे नए लॉज भी बने, जिसमें अब जुवेनाइल जो होगा उसको भी रेप के केसेस में एक 18 साल के ऊपर के ऑफेंडर के तौर पर माना जाएगा। निर्भया के केस में ऐसा जुवेनाइल बच गया था, जिसको ध्यान में रखते जेडे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बनाया गया और कई सारे कानूनों में चेंजेस किए गए। ठीक ऐसा ही एक और भी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जिसे हम विसाखा का केस कहते हैं, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि अगर कोई ह्यूमन वर्किंग प्लेस पर सेफ नहीं है तो उस कंपनी को, उस व्यवस्था को और उस पूरे संस्थान को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और विसाखा की कई सारी ऐसी गाइडलाइन बना दी गई, जिसके बाद महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का काम किया गया। तो 2 केसेस भारतीय समाज में बहुत ही बढ़िया है, जो कि महिलाओं के अधिकार को बहुत ही एलोबरेट करके और खास करके रेप के केसेस में बताते हैं। अब निर्भया के केस के बाद क्या क्या चेंजेज हुए कि पॉक्सो का जो एक्ट आया, उसमें यह कह दिया गया कि पॉक्सो के एक्ट में जो भी विक्टिम होगी, उसके अगर स्टेटमेंट स्टर्लिंग एड स्टेटमेंट है तो उसको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ना तो उसको मेडिकल कराने की जरूरत है, ना तो उसको एविडेंस देने की जरूरत है। उसके स्टेटमेंट को ही वैलिड मानते हुए सामने वाले एक्यूज्ड को जेल और फांसी तक हो सकता है। और जब हम कुलदीप सिंह सेंगर के केस की बात करेंगे तो उसमें यही हुआ है, सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट के हिसाब से ही कुलदीप सिंह सेंगर को इस तरीके की सजा सुनाई गई। और अभी सेम केस अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर भी लागू हो चुका है, जो कि 4 शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य होने की बात करते हैं। और उनके ऊपर भी पॉक्सो का केस लगा। कुछ भटकों ने आरोप लगाया कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, उसके एफआईआर दर्ज हुए, कंप्लेन दर्ज हुआ, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ एफआईआर में, और एंटीसिपेटरी बेल उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंट दिया है। हालांकि वो केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बीच चला गया है और सुप्रीम कोर्ट आगे इस पे एंटीसिपेटरी बेल को जो चैलेंज किया है उस पर डिसाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कानून को कड़ा किया जा रहा है और ऐसे लोगों को जो ऐसी कोई भी काम करना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें मैं मानूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत ज्यादा हद तक महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस को खुला छूट मिला है कि किसी भी स्तर पर जाकर आप महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को सुरक्षित कीजिए। ये जिम्मेदारी घर के एक व्यक्ति की भी है, समाज के व्यक्ति की भी है और पुलिस प्रशासन की भी है। और कई बार यूपी के मुखिया ने कहा भी है कि अगर बात महिलाओं के ऊपर आए तो आप कड़ा एक्शन लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं कानून बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अब इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। पहले एविडेंस को धड़का धमका के उनको जो है थ्रेट करके अपने फेवर में जजमेंट करा लेते थे, अपने फेवर में बयान करा लेते थे। लेकिन अब बहुत सारे, जैसे विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है कि जो भी विक्टिम होगा उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोई अगर थ्रेट करता है तो जो बेल मिला हुआ है वो बेल भी कैंसिल हो सकता है आज के समय में। और कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को ऐसा बनाया जा रहा है जो कि वोमेन फ्रेंडली हो। जैसे कि अब महिला थाने का निर्माण कराया जा रहा है, महिला पुलिस आपके बयान, महिला का बयान लिखेगी, महिला पुलिस ही उस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर कोई बच्ची या महिला के साथ रेप हुआ है तो महिला पुलिस को ये भी गाइडलाइन है कि वो महिला के घर जाकर उसका बयान लिखवाए, उसको कोर्ट या पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाए। और जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए या फिर कोर्ट में बुलाया जाए तो यह भी आप ध्यान दिया जाए कि जो शाम 6 बजे के पहले ही बुलाया जाए, शाम 6 बजे के बाद ना बुलाया जाए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर एक बहुत ही सनसनीखेज केस हुआ है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबको तलब कर लिया है। उसमें सीडब्ल्यू सेल के जितने लोग हैं उनको बुला लिया गया है सो कॉज नोटिस करके। कमिश्नर, हरियाणा पुलिस के कमिश्नर को, हरियाणा पुलिस के एसपी, डीएसपी, डीएम, पूरा थाना और सबको सिर्फ एक बात पर बुला लिया गया कि आप किसी बच्ची को या उनके पिता को फोन करके ऐसे कैसे कह सकते हैं पॉक्सो के अंदर कि आप इस केस को खत्म कर लीजिए। और जो इस केस का आईओ था उसकी गिरफ्तारी भी इसी केस में हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट को अब बहुत ही स्ट्रेंथन करके ये एक समाज में मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसे केसेस में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और रिसेंटली सतेंद्र अंतिल का केस, जो कि बहुत पहले एक गाइडलाइन बना था कि किसको अरेस्ट करना है, कब किसको क्या बयान लेना है, किसके साथ क्या होना चाहिए, उसको भी इलॉबरेट करके एक चीज और भी उसमें जोड़ दिया गया कि पूरे देश में जितने भी पुलिस थाने हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, इवन इंट्रोगेशन रूम में भी कैमरा होना चाहिए। और आप यह बहाना नहीं ले सकते कि लाइट कट गई थी, आप इन्वर्टर की सुविधा रखिए, जनरेटर की सुविधा रखिए, लेकिन कोई भी पुलिस किसी को टॉर्चर नहीं करेगा। और हमने अभी दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली की पुलिस को माना जाता है कि बहुत ज्यादा इक्विपमेंट से लैस है, बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन सागरपुर थाने के अंदर एक मामला ऐसा होता है जहां एक महिला को जबरदस्ती पुलिस फोर्स करती है कि आप रेप के मामले को आप बाहर ही बाहर सेटल कर लीजिए, नहीं आपको और आपके वकील को दोनों को हम जेल में डाल देंगे। और इसके बाद पूरे वकील इकट्ठा होते हैं, उस एसएचओ का ट्रांसफर होता है, सस्पेंड होता है, तब जाके मामला शांत होता है। तो कहीं ना कहीं जो समाज में कानून के रक्षक हैं अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे किसी महिला की इज्जत बचाई जा सकती है कोर्ट के माध्यम से या किसी अन्य चीजों के माध्यम से। पर इसमें लॉयर को अरेस्ट कर लेंगे, इस चीज का तो कोई, ये तो साफ थ्रेट जी, है। साफ थ्रेट है। अभी जो मैं हरियाणा का बात कर रहा हूँ केस का, हाँ। हरियाणा के केस में तो ये हुआ कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, हाँ। जिनको कानून की पूरी जानकारी है, जो कानून को अच्छी तरीके से समझते हैं और जो पॉक्सो के केस देखने के लिए अपॉइंट हुए थे, उन्होंने एक्यूज्ड के सामने 4 साल की बच्ची का बयान दर्ज करवाया और वो 4 साल की बच्ची डरते हुए, सहमते हुए वहां पे बयान दर्ज की। मैं थैंकफुल हूं कि हमारे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने ये बात ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के सामने रखा। ऑनरेबल जस्टिस ने सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस केस में सबको तलब कर लिया और उस मजिस्ट्रेट से भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि आप एक एक्यूज्ड के सामने एक बच्ची का बयान जो कि रेप विक्टिम है कैसे करा सकते हैं, और आपने यह स्टेटमेंट क्यों दिया कि इसको शपथ पत्र देने की क्या जरूरत है, ये शपथ पत्र में क्या लिख पाएगी। तो ऑनरेबल कोर्ट्स के समक्ष अगर कोई मामला जाता है और ऐसे जो ग्रेव नेग्लिजेंस होते हैं उसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर बड़े बड़े लोगों को, अभी देखिए कि जो उसमें एक डॉक्टर हैं जो बच्ची का एग्जामिनेशन की है और गलत रिपोर्ट पेश की है कोर्ट में, उनको भी तलब कर लिया गया है। तो सब आईपीएस रैंक ऑफिसर, सब आईपीएस रैंक ऑफिसर है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें समाज में बहुत होती है। वो बच्ची तो किसी माध्यम से पहुंच गई कोर्ट, पता नहीं कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो कोर्ट नहीं पहुंच पा रही हैं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है।
पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो समाज में पूरी तरीके से भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि गुरमीत सिंह का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो रेप सिर्फ उसकी बॉडी के साथ नहीं होता है, उसकी मेंटल कॉन्सियसनेस के साथ होता है। तो ऐसे में मेंटल हम वोमेन्स की बॉडी को एक प्लेग्राउंड के तौर पर नहीं देख सकते हैं और ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। इट इज अ मेंटल एगनी जी। बेसिकली। तो सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इसके हम देखते हैं एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तो बहुत सारे अलग पुलिस स्टेशंस भी हैं, पुलिस कंट्रोल पुलिसिंग हो रही है। तो ये जब क्रिमिनल एक्ट में आता है तो इससे इससे मतलब कैसे क्रिमिनल्स बच के निकल भी जाते हैं इन केसेस में? देखिए जब आप क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को देखेंगे तो बहुत ही साफ साफ उसमें है कि 1000 एक्यूज्ड जो है वो बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को जो है सजा नहीं होनी चाहिए। और इस चीज को मानते हुए कोर्ट ये कहता है कि किसी के लिए आप आरोप लगाइए तो उसके जो अगेंस्ट जो है एविडेंस भी लेकर आइए जो यह सिद्ध करता हो कि इसी ने ये क्राइम किया है। कई बार ऐसा होता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्राइम करने के बाद भी अपने क्लाइंट्स को बचाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि कोर्ट को डायरेक्ट एविडेंस चाहिए और कोरोबरेटिव एविडेंस अगर है तो वो डायरेक्ट किसी न किसी ऐसे एविडेंस से जुड़ा हो जो कि लिंक कर रहा हो कि वही व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है। इसमें दो चार जजमेंट जो कि मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो आरुषि हेमराज हत्याकांड जो बहुत ही पॉपुलरली नोन है, और आगे चलकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें जो लोग एक्यूज थे उनको बरी किया और उनके खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट को कोई सजा नहीं दी और कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि निठारी हत्याकांड, उसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले एक्विट किया, फिर उसी जजमेंट को आगे चल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया। जबकि वो केस यह था कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने कम से कम 30 से 40 बच्चियों का ब्रूटल रेप किया, उनके मांस को काटे, फ्लैश किए और उनको कहीं ना कहीं पका के खाया भी। और उसके बाद भी हमारी पुलिस उसके खिलाफ एविडेंस जुटाने में पूरी तरीके से नाकाम रही और कोर्ट को भरे गले के साथ ये जजमेंट पास करना पड़ा जब उन्हें एक्विट कर रहे थे। तीसरा मैं कहूंगा कि गाजियाबाद बम ब्लास्ट केस जो 1992 में हुआ, तो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। उस बस बम ब्लास्ट केस में 50 से ज्यादा लोग मर गए थे और कम से कम 30 से 40 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके हाथ चले गए, जिनके पैर चला गया, जिनका कि आधा जीवन खराब हो गया। उसके बाद भी उस एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने उसमें पुलिस को बहुत बड़ी फटकार लगाई थी कि इनिशियल स्टेज पे जो एक्यूज्ड था उसने कन्फेशन के माध्यम से यह स्वीकार किया था कि उसी ने वो क्राइम किया है, उसी ने बम ब्लास्ट करवाया है, उसी ने पूरी ये रचना रची है। उसके बावजूद पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने में और इसे कोर्ट के समक्ष लाने में असमर्थ रही है, और जिसके लिए यूपी पुलिस को कई बार कई बातें कही गई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट होते हैं जहां पर कि ऐसी चीजें होती हैं और उसके बाद एक्यूज्ड बच के निकल जाते हैं। अभी यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो बेल पर बाहर चल रहे हैं या जो पूरी तरीके से एक्विट हो चुके हैं, जिनको सब जानता है कि सीसीटीवी के सामने उन्होंने वो क्राइम किया है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं डेटेरेंट पनिशमेंट थ्योरी की मांग अभी यूपी के अंदर और पूरे देश के अंदर हो रही है। अब लोगों के अंदर ये भावना आ चुकी है कि अगर किसी के साथ रेप हो, किसी का मर्डर हो या किसी के साथ अगर ऐसी जाति होती है जिससे कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है तो उसको वहीं पर पनिशमेंट दिया जाए। और रिसेंटली एक मुकदमा भी ऐसा हुआ है कि सलीम वास्तविक जो कि नॉन मुस्लिम अब हो चुके थे, एक मुस्लिम समुदाय को, उनके ऊपर कुछ लोगों ने, जिसान नामक व्यक्ति ने हमला किया और वो अभी भी भर्ती हैं। और उनको पुलिस एनकाउंटर में योगी पुलिस ने डेटेरेंट पनिशमेंट थ्योरी को मानते हुए उनको एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई करते हुए मार गिराया। तो कहीं ना कहीं अब समाज में ऐसे कानून आने की जरूरत पड़ गई है जिसमें कि ऐसे तमाम लोग जो ऐसा क्राइम करते हैं उनको ऐसे लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए जो नॉर्मल क्राइम कर रहे हैं। और इसका एक और उदाहरण अगर मैं दूं तो एक दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में अभी आपने होली के समय देखा होगा कि एक बच्चे को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया कि उसके घर की एक छोटी सी बच्ची ने किसी के ऊपर, जो दूसरे मजहब से दूसरे धर्म से ताल्लुक रखती है, उनके ऊपर पानी का छींटा डाल दिया। और वो जो बच्चा जिसकी हत्या की गई, तरुण,
वो उस पूरे मामले में कहीं था भी नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर, घूम कर और होली खेल कर घर वापस आया। उसको उस मामले से कुछ मतलब भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था, और जबरदस्ती जो लोग हाथ लगा के बैठे थे उन्होंने ऐसा कुकृत्य कर दिया। और उसके बाद कई लोग सामने आ रहे हैं मीडिया के, जो कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार हमारे ऊपर कार्रवाई हो, हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जो कि कानूनी मानकों से सही हो। और किसी का हत्या कर देना उतना बड़ा क्राइम नहीं है जितना किसी का घर गिरा देना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से समाज को बचाने के लिए डेटेरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसमें साफ कहा जाता है कि इनमें कोई भी नरमी नहीं बरती जाए, उसको लागू करना चाहिए। और सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ऐसे कानून बनाने के लिए। बट सर, तरुण के केस में उसको मारा ब्रूटली, वो गलत है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। बट जैसे किसी का घर गिरा दिया, अब जिसका घर गिराया है उसमें जरूरी तो नहीं ना कि सबने ही मिलके मारा हो। अगर जी एक जना भी ऐसा है और अगर घर गिराना ही सोल्यूशन है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? जी, देखिए उसमें जो घर भी इन्होंने गिराया है वो पूरी तरीके से नहीं गिराया है, सिर्फ आगे उतने का पार्ट को गिराया है छज्जा जो बेसिकली। कि इंक्रोचमेंट कर रहा था। और जब आप दिल्ली सरकार के कई सारे ऐसे लॉज को देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि इलीगल इंक्रोचमेंट वो कहीं से भी आगे बढ़ाने के लिए बात नहीं करते हैं। और इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए उनके पास कई सारे पावर है। उसी पावर का यूज करते हुए उतने ही पार्ट को गिराया। अगर यह उत्तर प्रदेश में रहता घर, तो मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार पूरे घर को जमींदोज कर देती और फिर उसे प्रूव करना पड़ता कोर्ट में कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट था कि नहीं था। लेकिन ये दिल्ली सरकार में थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें एक ऑर्डर भी पास किया कि होली के दिन या ईद के दिन को भी ऐसी अराजकता ना फैले, पुलिस वहां पर रहे, पुलिस वहां पर रह के सारे प्रोटेक्शन को भी मुहैया कराए। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी का घर गिरे या किसी का छज्जा गिरे या किसी का कोई भी जमीन के साथ या घर के साथ कोई भी इंक्रोचमेंट होता है तो एक समय बाद उसको बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की 23 साल 24 साल, जो कि वो उस घर में एक सिंगल अर्निंग पर्सन है, उसको आप सिर्फ इसलिए जान से मार देते हैं क्योंकि उसने उसके घर के किसी बच्चे ने आपके ऊपर रंग गिरा दिया, और आपके धर्म में ये कहीं से भी नहीं है कि आप होली का रंग खेलेंगे, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा क्राइम है और इसको कहीं से क्षमा नहीं करना चाहिए, कहीं से भी क्षम्य नहीं होना चाहिए। पुलिस को कानूनी कार्रवाई करते हुए, संविधान के मानकों को मानते हुए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। तो सर, इसमें जो घर गिराया वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, उसको गिराया, तो ये तो एक तरह से पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ही हो गया ना? जी जी, इसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत लापरवाही की है और मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। और इसमें क्या हुआ कि शुरुआती समय में जब तरुण की हत्या हुई, उनके माता पिता जब गए केस कराने, तो 8 घंटे तक पुलिस ने उनको बैठा कर रखा और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रह गई कि तुम्हारे साथ कैसे हो गया, तुम तो यहाँ पर संख्या में ज्यादा हो, तुमने जरूर कुछ किया होगा, ऐसे ही तुम्हारे बच्चे का कोई क्यों हत्या कर देगा। और ऐसे माता पिता को रोक कर रखा जिनका कि पहले से ही उसी घटना के तहत हाथ भी टूटा हुआ है, सर भी फूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे दंगा हो जाता, अगर दो लोगों के बीच और जान माल हानि का खतरा हो जाता, आपस में बलवा हो जाता, तो उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार होता। तो दिल्ली पुलिस की पूरी तरीके से नाकामी इस पूरे केस में रही है। शुरुआती के समय में उन्होंने तो किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया था। जब लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू किया तो शुरुआत में 3 लोगों को, फिर 7 लोगों को, और अभी 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, किसी भी तरीके का राइट्स न हो इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसका जान सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये घर को गिराकर एक थोड़ा पब्लिक को, अ, गुस्से वाली पब्लिक को, उनके आक्रोश को शांत किया गया है, जी बट इन अ वे ये लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही काम हुआ है, जी क्योंकि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको ही डिमोलिश किया गया है। जी तो बेसिकली अभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रैक्टिकली फॉलो नहीं जी हुआ है। जी ओके, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। तो सर, जैसे अभी रिसेंटली हरीश राणा, जिन्होंने यूथेनेसिया के लिए अप्रूवल मांगा, उनके गार्जियंस ने, हाउ एथिकली डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग? आई थिंक इट इज वेरी राइट। एंड ऐसे किसी भी केसेस में जहां पर प्राइमरी रिपोर्ट और सेकेंडरी रिपोर्ट जो बोर्ड की है वो आ चुकी है, और जिसमें बोर्ड का ये मानना है कि पिछले कई सालों से इनके बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में पैसिव यूथेनेसिया को आगे बढ़ाना चाहिए।
और पैसिव यूथेनेसिया में यह होता है कि आपके खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिससे कि आपकी जान चली जाए। आपको जो सपोर्ट सिस्टम दिया गया है वो सपोर्ट सिस्टम वापस ले लिया जाएगा। और पहले भी इसी देश में एक्टिव यूथेनेसिया की बात भी हुई, और एक्टिव यूथेनेसिया में ये होता है कि लोग मांग करते थे कि उन्हें जहर की सुई लगाकर या फिर कोई ऐसे पिल्स को देकर उनकी जान ले ली जाए और उनको उनके शरीर से मुक्ति प्रदान कर दी जाए, जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। पर और जी सर आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पर ऐसा ही सेम केस अभी हरीश राणा की जो वीडियोस आई उसमें वो थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। बट द सेम केस जो अरुणा, जो एक नर्स के साथ रेप केस हुआ था, वो 43 इयर्स तक वेंटिलेटर पे रही जिसमें उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन उनके लिए सेम चीज अप्रूव नहीं करी गई थी। जी तो लेकिन इनकी बॉडी में तो फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। माना ये नेचुरल डेथ है, उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया, बट दोनों केसेस में अलग डिसीजन क्यों? जी देखिए, अरुणा नाम का जो केस था उसमें सबसे पहले इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया का डिस्कशन हुआ और कोर्ट ने माना कि पैसिव यूथेनेसिया इस केस में दिया जा सकता है। लेकिन जिस मेडिकल हॉस्पिटल में वो काम करती थी उस हॉस्पिटल ने कहा कि ये हमारे हॉस्पिटल की नर्स है और जब तक ये जिंदा रहेंगी, जीवित रहेंगी, तब तक हम इन्हें जीवित रखने का पूरा खर्चा उठाएंगे, पूरा देखभाल करेंगे। और इनके साथ ये जो ब्रूटल रेप हुआ है, इनके जो एक्यूज्ड हैं, उनको भी हम कोर्ट में लड़ेंगे और उनको भी जेल तक और फांसी तक पहुंचाएंगे। तो ये उस कमेटी का, उस बोर्ड का निर्णय था कि उनको जिंदा रखने का। और इसमें जो हरीश राणा का केस है, इसमें आप देखेंगे तो 2018 के समय कॉमन कॉज का एक जजमेंट आता है जिसमें कोर्ट ने एकदम पूरी वैलिड तरीके से बता दिया था कि किस किस प्रोसीजर को अपनाकर कोई पैसिव यूथेनेसिया को पा सकता है। और उसमें दो बोर्ड गठित की जाती हैं। एक होता है प्राइमरी बोर्ड, अपना रिपोर्ट पूरा उनका ऑब्जर्वेशन करेगा, कई लोग जाएंगे, मेडिकल टीम होगी, ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो रिपोर्ट जाएगी सेकेंडरी बोर्ड के पास। और जब सेकेंडरी बोर्ड फिर से वही चीजें करके ऑब्जर्व करके ये देखेगी कि इस बॉडी में कोई परसिस्टेंट एक्टिव इंप्रूवमेंट नहीं है, तब वो आदेश अपना जो है ऑर्डर लिखकर ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट फिर इस पर निर्णय कर लेता है। इस केस में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये थे, इनके पूरे परिवार को ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया, ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी स्थिति जानने की कोशिश की और कोर्ट ने अलग से इनसे सारी बातें पूछी। और जब एक एक फैमिली मेंबर ने इस पर अपनी सहमति जताई है, तब उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ऐसा एक बहुत ही संक्षिप्त ऑर्डर दिया है और करीब 200-300 पन्ने का ये जजमेंट है। इसमें पूरी क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है, कब किससे कौन सी बात हुई यह भी डिफाइन किया गया है। और कई स्टेट्स को गाइडलाइन बनाने के लिए भी कहा गया है कि पूरे देश में ऐसे तमाम लोग जो हैं जिनके शरीर में कोई एक्टिव इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो प्राइमरी बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके ऐसे लोगों को पैसिव यूथेनेसिया के लिए कर सकते हैं। और इस केस में भी पहले जब ये लोग आए थे, हरीश राणा की फैमिली, तब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि इनके मेडिकल का सारा खर्चा अपनाएं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हरीश राणा के लिए कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद भी इनकी फैमिली को लग रहा था कि नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसी में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाकर ऑनरेबल कोर्ट का ध्यान फिर से आकर्षित किया और ऑनरेबल कोर्ट ने फिर मजबूरन इसमें आदेश दिया। और देश के पहले नागरिक हैं हरीश राणा जिन्हें पैसिव यूथेनेसिया का जजमेंट प्राप्त हुआ और यह पूरे देश में अब नजीर बन गई है। अब ऐसे तमाम लोग जिनके शरीर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं और अपने जो है बाग को रख सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने ऐसे शरीर से मुक्ति पा सकते हैं। और सर, अरुणा के केस में आपने जो बोला कि हॉस्पिटल ने बोला दैट शी वाज वर्किंग देयर, उनके साथ जिन्होंने भी ऐसा घृणित कार्य करा उसको हम पनिशमेंट दिलवाएंगे, बट उनके साथ जिन्होंने करा था रेप, उनको सिर्फ कुछ टाइम की जेल हुई थी। राइट नाउ ही इज लिविंग इन सम विलेज इन यूपी विद हिज फैमिली। तो हाउ जस्टिफाइड इज इट? आपको क्या लगता है ये? मुझे कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये न्याय के सिद्धांत में और भारतीय कानून में बहुत सारी ऐसी चीजें चेंज कर देनी चाहिए। और जो कोई थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया है एक्यूज्ड को या विक्टिम को भी, वो नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट आपके यहाँ अवेलेबल है, तो ये एक्यूज्ड का या विक्टिम का भाग नहीं होना चाहिए, ये न्यायालय का और न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर होना चाहिए कि इस केस में जरूरी है कि नहीं। क्योंकि आज के समय में
उस केस को छोड़ दे तो बहुत सारे फेक केसेस भी हो रहे हैं। और जब बीएनएस को आप देखेंगी तो उसमें सेक्शन 69 जो ला दिया गया है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके हमारे साथ रेप किया। तो कई सारे ऐसे फेक केसेस भी हो रहे हैं जिनको कि कानून में संबंध करने की बहुत ही जरूरत है। अब जो उसमें एक्यूज्ड को छोड़ दिया गया, अगर कानून का ऐसा सिद्धांत रहता कि इनको डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और इसमें इनके कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसा क्राइम घटित हुआ है जिससे किसी व्यक्ति की जान चली गई या कोई ऐसी स्थिति में आ गया कि अब वह नहीं सोच सकता है, ना ही समझ सकता है, ना ही बोल सकता है, ना ही अपने कॉन्शियसनेस का इंतजार या फिर अपने कॉन्शियसनेस का उपयोग कर सकता है। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि कोर्ट के पास ये पावर होना चाहिए कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो, पैटर्निटी टेस्ट हो, और ऐसे एक्यूज्ड के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि हम ये टेस्ट नहीं कराएंगे। क्योंकि जब आप ये राइट एक्यूज्ड को दे देंगे तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे एक्यूज्ड अपने फेवर में ऐसी चीजें करके जो विक्टिम है उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। और अभी भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये सब प्रोटेक्शन पाते हैं कि हम अपने खिलाफ खुद भी गवाह नहीं हो सकते, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, इसलिए हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि हमारी पॉलीग्राफी टेस्ट होनी चाहिए कि नहीं, नार्को टेस्ट होनी चाहिए कि नहीं, ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्राइम बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं समाज में केसेस बढ़ेंगे, और केसेस बढ़ेंगे तो लोगों के बीच अराजकता फैलेगी। और सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कभी कोई डिसीजन हुआ है जो उन्होंने लेटर ऑन दे रिवर्स्ड इट, उसको मतलब वो एक क्लॉज बनाया और बाद में उसको रिवर्स कर दिया? जी, बहुत सारे ऐसे जैसे केसेस। सबसे फेमस शाजिया बानो का है। जी शाजिया बानो का जो केस है जी उसको वो हुआ बट बाद में रिवर्स कर दिया, ऐसा क्यों? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो भारतीय सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी बिलीव करती है सेपरेशन ऑफ पावर में। यानी कि सबके अलग अलग जो है डिसीजंस होंगे, सबके अलग अलग भाग होंगे, और उसको एक धागे में पिरोने का काम भारत की संविधान करता है। अब शाहबानो का जो जजमेंट आया था, वो जजमेंट सबसे पहले इसलिए आया था कि एक मुस्लिम महिला को किसी मुस्लिम व्यक्ति ने तलाक दे दिया। तलाक के लिए जब मेंटेनेंस देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में यही है कि इद्दत के पीरियड तक, जो कि 3 महीने होता है, मेंटेनेंस दिया जाएगा और उसके बाद मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उस समय की सीआरपीसी की धारा 125 जो है सेकुलर है, और सेकुलर होने के नाते यह राइट हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सबको मिलता है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस की मांग अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी कर सके। लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास करते हुए एक पार्लियामेंट में लॉ बना दिया, कानून बना दिया। और कानून बनाकर उसको फिर से जब चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को वैलिड माना और कानून को कहीं से ओवरहेल नहीं किया गया। हालांकि बाद में लतीफ दलील के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो मुस्लिम महिला है उन्हें मेंटेनेंस देना चाहिए, और यह सेकुलर प्रोविजन है, और यह एक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस नहीं आएगा अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद से सभी लोगों को मेंटेनेंस देने की बात कही। और इसी के लिए बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब समय आ चुका है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। तो सर, इसमें जैसे मुस्लिम महिला को उनको शादी के टाइम उनका एक हक महर डिसाइड होता है, मतलब जी प्री एलिमनी भी जिसे कह सकते हैं, जी वो डिसाइड होता है हक महर, वो उसको मिल गया होगा, बट स्टिल अगर उसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, हो सकता है जब 40 साल पहले उसकी शादी हुई थी तो वो बहुत कम अमाउंट हो प्रेजेंट डे के हिसाब से। तो इस केस में यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यूसीसी आना चाहिए। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इज यूसीसी? और इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इसमें हर रिलीजन के लोग हैं, 4 मेन रिलीजन तो सबको पता है, बट और भी माइनॉरिटीज भी हैं, पारसीज हैं, या जो भी सब वो क्लासेस डिवाइड हो रही हैं, उसमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना, ग्राउंड लेवल पे काम करना कितना प्रैक्टिकल है? जी, मैं मानता हूं कि यूसीसी इज द नीड ऑफ द आवर। और जब संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही थी या इसकी चर्चा चल रही थी, तो जो संविधान सभा में संविधान के निर्माता है, उनका यह मानना था कि भारत में एक समय ऐसा आएगा
जब गार्जियनशिप के लिए, एडॉप्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मैरिज के लिए एक कानून की मांग होगी और सभी धर्मों में वही कानून लागू होना चाहिए। ऐसा संविधान बनाने वालों का और संविधान निर्माताओं का मनोदशा उस समय कहता था। और इसी को मानते हुए भारतीय कानून में, हिंदू मैरिज एक्ट में और स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत सारे बदलाव हुए। और उस बदलाव का एक बदलाव यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंदुओं को भी बाउंड कर दिया गया कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। मोनोगैमी, जिसे एक विवाह कहा जाता है, उसको वैलिड करार दिया गया हिंदू रिलीजन में। और पॉलीगैमी, जिसे बहुविवाह कहते हैं, उसको इलीगल बताया गया। और इसी चीज को आगे चलकर जब अभी हम आज के दिन में देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, उसमें साफ साफ है कि सभी धर्मों को एक समान करने के लिए, सभी महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए, सभी बच्चों को समान गार्जियनशिप का अधिकार देने के लिए और एडॉप्शन का नियम एक बराबर होने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाना चाहिए। बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि शरीयत के कानून में मुस्लिम महिलाओं को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलते हैं, जबकि हिंदू एक्ट में हम देखेंगे हिंदुओं को तो 2005 से प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जा रहे हैं। और उसके पहले भी जो प्रॉपर्टी के जो केसेस चल रहे थे उसमें भी बहनों को, महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं। उसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर किसी मुस्लिम पिता की सिर्फ बेटियां हैं और वो अपनी विल नहीं बनाकर गए, अनफॉर्चुनेटली उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो उन पर अगर उनके भाइयों के बेटे हैं, मतलब उनके चाचा ताए के लड़के हैं, तो वो भी अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। ये जी, भी एक क्लॉज जी, है। जी। और इसी को बताते हुए अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब समय आ चुका है जब सरकार को यूसीसी बनाना चाहिए। और जब हम डिस्कस कर रहे थे शाह बानो का केस और उसके बाद सायरा बानो का केस जो आया 2019 में, जिसमें 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माना कि ट्रिपल तलाक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई। अब ऑनरेबल कोर्ट का यह मानना है कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाए जिसमें सभी लोगों के लिए एक कानून हो और पूरा देश एक धागे में, एक सूत्र में पिरोकर चले और किसी के लिए अलग से कोई अधिकार नहीं हो। आज हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में महिलाओं और बेटियों और बहनों को कैसे 4 शादी के अंदर धकेल दिया जाता है कि एक पुरुष 4 शादी कर सकता है लेकिन एक महिला 4 शादी नहीं कर सकती है। दूसरा जो कानून मुस्लिम समाज में हलाला के लिए बहुत बच्चियां पीड़ित है, उससे हम लोगों के पास इतने ज्यादा केसेस आते हैं कि कई मुस्लिम बहनें चाहती हैं कि वो हलाला के लिए आगे ना बढ़ें। और कई सारे मुस्लिम पिता हम लोगों के पास ऐसे केसेस को लेके आते हैं कि कैसे भी करके हमारी बच्ची का मुस्लिम धर्म के अलावा और कहीं शादी करा दीजिए, हिंदू धर्म में करा दीजिए, जहां पे हमारी बच्ची का एक ही शौहर हो, एक ही पति हो, वो 4 महिलाओं के साथ कोई संबंध न रखे पॉलीगैमी। और हलाला ना हो सके। और हलाला इतना ट्रॉमेटाइज्ड कर देता है मुस्लिम बहनों और को कि आप समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनकी उनको जानती नहीं, जो उम्र में उनसे बहुत बड़ा है, जिनका कि उनसे कोई सरोकार नहीं है, उनके साथ उनको रहना पड़ता है और इस तरीके की एक्टिविटी करनी पड़ती है अपने शादी को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत आन पड़ी है कि सभी के लिए एक कानून हो कि कोई भी बच्चे को एडॉप्शन करना चाहे एक कानून से कर सके, कोई भी गार्जियनशिप लेना चाहे एक कानून से ले सके, कोई भी शादी हो एक पुरुष एक महिला से शादी कर सके, कोई भी आदमी अगर किसी के इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में राइट चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सबको एक अधिकार मिले कि सब अपने पिता की प्रॉपर्टी में, अपने घर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले सकते हैं, भागीदारी ले सकते हैं और किसी को कोई मना न कर सके। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। गोवा में बहुत दिनों से लागू है, दमन दीव में लागू है, अभी उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, गुजरात भी अगला स्टेट बनने जा रहा है जो यूसीसी को लाए। हो सकता है कि 2027 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश भी वो स्टेट हो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। पर सर, अगर ये स्टेट वाइज क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है, या पैन इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? पैन इंडिया में होने में अभी समय है, क्योंकि देखिए केंद्र में जो सरकार है उसको ऐसे किसी भी कानून को लाने के लिए पूरे जितने भी स्टेट है उसमें से हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए। और जब हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट आ जाएगा
तो पैन इंडिया में भी लागू हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी लगता है जो स्ट्रेटजी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट है, पहले वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए, उसे एक प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, फिर उसका उदाहरण देखकर पार्लियामेंट में एक कानून बनेगा। क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा पैन इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो जरूर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, और यह चैलेंज किया जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के द्वारा जो महिलाओं को सही तरीके से पूरा अधिकार नहीं देना चाहते हैं समाज में, जो महिलाओं को बुर्के में कैद रखना चाहते हैं, जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, जो महिलाओं को समाज में 100% पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहते हैं। सर, आपने एक हलाला का टॉपिक उठाया। हलाला मतलब बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से ये है कि अगर कोई मुस्लिम महिला किसी मुस्लिम आदमी से ही उसने शादी करी है और उनका वो उसको तलाक दे देता है, डिवोर्स हो जाता है, एंड इफ दे वांट टू मैरी अगेन, तो इस केस में उसको पहले डिवोर्स के बाद अपनी 3 महीने की इद्दत इससे कंप्लीट करनी पड़ेगी। इद्दत कंप्लीट करने के बाद वो किसी और से शादी करती है, और फिर वहां अगर वो निभ जाए, अगर वो चल जाती है शादी एक अलग बात है, लेकिन उसे वहां डिवोर्स लेकर फिर वहां से भी इद्दत कंप्लीट कर कर वहां शादी पहले हस्बैंड से कर सकती है, जिसको जनरली 7 से 8 महीने लग जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को। इस चीज को आप कह रहे हो कि कई लोग एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं। जी, अब देखिए जो हलाला होता है उसमें सबसे बड़ी बात कि कई मुस्लिम में भी कई ऐसे सेक्ट्स हैं जो ये मानते हैं कि उनके यहाँ मौलवी ही हलाला करेंगे। अब जब मौलवी हलाला करते हैं तो वो उनको लेकर कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। ट्रैवल के एक्सपेंस हस्बैंड देगा या तो फिर वाइफ पेड करे। वो किसी होटल में भी रख सकते हैं, और उस होटल में उनका पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी हो सकता है। जब तक उनके बीच कोहैबिटेशन नहीं होगा, आपस में संबंध नहीं बनेंगे, तब तक हलाला पूर्ण नहीं होगा। और वो हो सकता है कि हर दिन वो कोशिश करे कि कोहैबिटेशन हो जाए, और बाद में कोहैबिटेशन ना हो तो वो कह दे कि आज फेल हो गया, आज तो नहीं हो पाया, अब अगले दिन के लिए देखेंगे। जब तक वो लोग उस पीरियड में कहीं भी रुकेंगे या किसी भी होटल में या किसी भी स्टेट में, तब तक के पूरे पैसे, पूरे एक्सपेंसेस इनकी फैमिली को देना पड़ेगा। और बाद में जब ऐसी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद फिर से वो शादी कर सकते हैं। और ऐसी कोहेबिटेशन में अगर इफ द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, तो उसे वो लोग मानते हैं कि उस पति के बच्चे हैं। लेजिटिमेसी, अगर लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड अगर माना जाएगा तो जिसकी वो वाइफ है, जिसके लिए हलाला के लिए गई है, उसका वो बच्चा माना जाता है। okay, very strange law. So you are absolutely right कि UCC is the need of an hour. And moving from UCC, what can you please explain what exactly is UGC? जी, तो 2026 जनवरी 13 को सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी ने एक यूजीसी एक्ट लेकर आई, और उस यूजीसी एक्ट में बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिसका प्रोटेस्ट देश भर के युवाओं ने, देश भर के छात्रों ने किया। अब यूजीसी रूल को अगर हम देखें तो इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसमें रैगिंग को रोकने के लिए कई सारे कानून और नियम बनाए जाते हैं। अब जो अभी का यूजीसी आया उसमें 2-3 चीजें ऐसी आ गई जो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन करती है। क्योंकि आर्टिकल 14 में साफ साफ कहा गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी व्यक्ति को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, उसको इक्वलिटी का अधिकार है किसी भी न्यायालय के समक्ष या किसी भी व्यक्ति के समक्ष जहां वो न्याय की बात करता है। तो यूजीसी के कानून में 2 सेक्शन जो कि कंट्राडिक्टरी हैं। पहला सेक्शन 2C में यह कहता है कि अगर किसी ओबीसी और एससी एसटी के साथ जनरल के किसी बच्चे ने डिस्क्रिमिनेशन किया तो वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, और कमेटी को लगता है तो वो कमेटी रिपोर्ट भेज सकती है पुलिस थाने में, और उनको जेल भी हो सकती है। अब इसी यूजीसी के एक्ट में एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 2 सब क्लॉज ई, जिसमें कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। और जो 2E है वो 2012 में भी रूल में भी था, उसके पहले से भी चला आ रहा है, और कानून में भी यही मान्यता है कि भेदभाव किसी के साथ हो उसे भेदभाव माना जाए, चाहे वो महिला के साथ हो, चाहे ओबीसी के साथ हो, चाहे एससी एसटी के साथ हो, चाहे जनरल के साथ हो, चाहे दिव्यांग के साथ हो, चाहे जिसके साथ हो। लेकिन अभी जो 13 जनवरी का जो कानून आया उसमें बिना किसी जरूरत के
सेक्शन 2 सब क्लॉज सी को जोड़ दिया गया, जिसमें यह कह दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन सामान्य वर्ग के लोग ओबीसी और एससी एसटी के साथ करते हैं, तो इसलिए ओबीसी और एससी एसटी के साथ करने वाला कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सामान्य वर्ग का होगा और उससे जेल भी जाना पड़ सकता है। और 2C में सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, सामान्य वर्ग के दिव्यांग लोगों को भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, और उन्हें इस तरीके से मान लिया गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता है समाज में वो सामान्य वर्ग के ही लोग करते हैं। तो इसमें जब आप डाटा देखेंगे तो डाटा में अभी जो एससी एसटी के केसेस जो सच में रजिस्टर हुए हैं, एफआईआर रजिस्टर हुआ है जो कोर्ट में, उसमें आप पाएंगे कि अगर 100 केस एससी एसटी ने रजिस्टर कराए हैं तो 80 से 90 केस ओबीसी के खिलाफ है और 10% केस जो है जनरल के खिलाफ है। तो जिसकी आप समाज में जितना हिस्सेदारी रहेगा, अगर समाज में 100 लोग हैं, 100 में से 80 ओबीसी हैं, 10 जनरल हैं, 10 एससी एसटी हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी जेंडर के लोगों को प्रोटेक्शन मिले, ना कि ऐसा कानून जिसमें कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दे दिया जाए और कुछ लोगों को प्रोटेक्शन ना दिया जाए। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी इस रूल के खिलाफ, और इस पीआईएल में अंडर आर्टिकल 32 यह मांग की गई कि ऐसे रूल को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही दुखी थे कि कैसे हम ऐसे कानून में, ऐसे देश में रह सकते हैं जहां हम चाहते हैं कि समाज से जाति व्यवस्था खत्म हो, हम चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हो, हम इसको वैलिड कर रहे हैं, और जो इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ आ रहा है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे रहे हैं। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल का बच्चा एक साथ एक बेंच पर पढ़ाई कर सके, और आप लोग समाज में ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे कि सभी लोग आपस में बट जाए। आप लोग इसे अमेरिका बनाना चाहते हैं जहां ब्लैक्स के लिए अलग स्कूल होते हैं, व्हाइट्स के लिए अलग स्कूल होते हैं, और हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे वर्डिंग्स थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। इसके बाद ये यूजीसी के पूरे एक्ट पर स्टे लगा दिया, और रिसेंटली जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान आया, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया है कि हमसे भूल हुई है, हम इसको जल्द ही स्वीकार करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक सरकार के कुछ लोगों के द्वारा किया गया, जो कि सरकार यह विश्वास करती है, सरकार की यह मोटो में है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस मोटो के साथ अगर कोई ऐसा कानून बना दे कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाला वही 500 साल पुराना नियम कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाला जनरल होगा और जो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा वो ओबीसी, एससी, एसटी होगा, तो ये कानून कहीं से सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे ओबीसी और एससी एसटी के भी लोग हैं जो सामने आएंगे और कहेंगे कि ये रूल गलत है। हम स्कूल में, कॉलेजेस में ऐसे बच्चों के साथ रहना चाहते हैं जो हमारे साथ प्यार पूर्वक रहे, जबकि हम कोई ऐसा डिफरेंशिएट नहीं चाहते कि 4 बेंचेस जनरल के लिए हो जाए, 4 ओबीसी के लिए हो जाए, 4 एससी एसटी के लिए हो जाए, क्योंकि कॉलेजेस में ऐसे ही चलता है। हम लोग भी थे, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे थे। हम एक थाली में खाना खाते थे, एक साथ जो क्रिकेट खेलते थे, एक साथ वॉलीबॉल खेलते थे, कभी किसी को पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स लेवल पर कास्टिज्म कहीं होता ही नहीं है। जब आप वहां से बाहर निकलिए तो, या फिर ऐसे समाज में रहिए जहां एजुकेटेड वर्ग नहीं है, तब एक समय 2-4 लोगों को दिख सकता है कि हाँ थोड़ा सा कास्टिज्म करते हैं, लेकिन पढ़ाई के स्तर पर हमने कभी नहीं पाया कि वहां पे कोई भी जातिगत ऐसा भेदभाव या जातिगत दिमाग में हो कि नहीं ये ओबीसी का है तो इससे बात नहीं करना है, इसके थाली में खाना नहीं खाना है। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट इसी को रोकने के लिए भी स्टे लगाई है, और आगे हो सकता है कि ये पूरा एक्ट खत्म किया जाए। We too hope that. So, sir, thank you for your time and with immense knowledge. I don't think so कि आज का ये 1-1.5 घंटा हमारे लिए sufficient था to gain the knowledge from you or to have your association. We would love to continue this series with you with new questions, new articles to have better understanding, and we will get new questions. हम आपके साथ फिर से definitely इसी series को continue करना चाहेंगे, and thank you so much for your time today. Thank you. So this was Advocate Vishal Singh Chandel with us, who has shared his immense knowledge with us. If you want more such knowledgeable topics to be discussed here on your very own channel, The Power of Grace with Garima, please do subscribe to our channel and send us your queries
on the email, and we will bring such content for you. Thank you so much.